इन दिनों एयरलाइंस इंडिगो का मुद्दा लगातार गर्मा रहा है। अगर बात की जाए पिछले 40 दिन की तो लगातार उड़ानें रद्द होने का सिलसिला बखूबी जारी है, जिसमें इंडिगो की बड़ी भूमिका निकल के सामने आ रही है। पिछले 6 दिन से लगातार इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, जिसमें लाखों मुसाफिर बेहद परेशान हैं। इसी के मद्देनजर ये पूरा मामला अब कोर्ट में पहुंच चुका है। आने वाले 10 दिसंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा इंडिगो संकट की है, क्योंकि देश की ये सबसे बड़ी एयरलाइन बड़ी उथल पुथल से गुजर रही है। पिछले करीब 40 दिनों से उड़ानें रद्द होने का सिलसिला लगातार जारी है। यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हैं। इंडिगो एयरलाइन के बढ़ते संकट का ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान मौजूदा हालात पर चिंता जताई और कहा कि समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है। हालांकि शीर्ष अदालत ने तत्काल सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया। इंडिगो के ऑपरेशन संकट के बीच राहत की खबर है। एयरलाइंस अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपए का रिफंड दे चुकी है। साथ ही 3000 से ज्यादा बैगेज भी वापस कर दिए गए हैं। नागरिक उन्नयन मंत्रालय के मुताबिक रीबुकिंग पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वहीं इंडिगो की घरेलू उड़ानें अब फुल कैपेसिटी के साथ दोबारा पटरी पर लौट रही हैं। इंडिगो ऑपरेशन संकट के बीच रविवार शाम तक एयरलाइन ने यात्रियों को 6010 करोड़ का रिफंड कर दिया। इसके साथ ही कंपनी ने देश भर में यात्रियों के 3000 से ज्यादा बैगेज भी लौटाए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार शाम इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि रिफंड या फिर रीबुकिंग पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में भी तेजी आई है। डोमेस्टिक फ्लाइट फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ के इनामी कुख्यात नक्सली रामधीर मज्जी ने 12 अन्य नक्सलियों सहित सरेंडर कर दिया है, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पुलिस के लिए रामधीर मज्जी एक कड़ी चुनौती था। वो हमेशा AK-47 से लैस रहता था। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चा पर बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के खेरागढ़ जिले के बकरकट्टा थाना क्षेत्र के कुम्ही गांव में 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली रामधीर मज्जी ने सरेंडर किया है। 1 करोड़ के इनामी रामधीर मज्जी सहित 12 नक्सलियों ने सोमवार की सुबह सरेंडर किया। इन नक्सलियों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए नक्सली रामधीर बड़ी चुनौती था। सरेंडर नक्सली रामधीर MMC जोन में CC मेंबर के रूप में कर रहा था। वो हमेशा AK-47 से लैस रहता था। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मौत के बाद लगातार एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार इंडिगो की फ्लाइट लेट हो रही है, जिसके चलते यात्री भी काफी तनाव में था। लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने और बाद में मौत हो जाने की घटना ने विमान सेवाओं की अव्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये दर्दनाक मामला उस समय सामने आया जब लगातार उड़ानों के निरस्तीकरण और देरी से यात्री पहले से ही भारी मानसिक तनाव में थे। कानपुर के कल्याणपुर निवासी 46 वर्ष अनूप पांडे, जो एक निजी कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत थे, शुक्रवार देर रात अमोसी एयरपोर्ट पर अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। उन्हें दिल्ली के रास्ते बेंगलुरु जाना था, जहां वो पत्नी पूजा और अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। अनूप अपने एक रिश्तेदार की 13वीं में शामिल होने के लिए कुछ दिन पहले कानपुर आए थे और वापस लौटने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। झारखंड में विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। जमीनी हकीकत यह है कि सरकारी योजनाओं का हाल खस्ता है और यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी या पूरा विपक्ष हेमंत सरकार पर आंखें तरेर रही है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और विपक्ष लगातार हेमंत सरकार पर हमले तेज कर रहा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को ठग सरकार बताया।
मरांडी का आरोप है कि हेमंत सरकार जनता से किए वादों को पूरा नहीं कर पाई। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में भारी लापरवाही बरती जा रही है। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर काम नजर नहीं आता। ये सरकार जनता को सिर्फ सपने दिखा रही है, असल काम कुछ भी नहीं हुआ है। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में रावजोवनी कोर्ट ने 8 दिसंबर यानी आज के दिन आरोप तय करने का वक्त मुकर्रर किया था, लेकिन किन्हीं कारणों के कारण आज सीबीआई के अधिवक्ता ने कोर्ट में पेश होकर 2 दिन का समय और मांगा, यानी कि आने वाले बुधवार 10 दिसंबर को जमीन के बदले नौकरी मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। अदालत में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन केस को आगे बढ़ा दिया गया है। आज की कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से समय मांगा। एजेंसी का कहना है कि उन्हें आरोपियों के मौजूदा स्टेटस यानी कि कौन जीवित है और कौन नहीं, इसकी जानकारी जुटाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को साफ निर्देश दिया था कि सभी आरोपियों की जानकारी अदालत के सामने पेश किए जाए, ताकि आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। गोवा कांड को लेकर झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। मंत्री ने कहा, पीएम मोदी पूरे देश के हैं, केवल एक राज्य के नहीं, इसलिए केंद्र सरकार को इस हादसे की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डॉक्टर अंसारी ने मांग की है कि गोवा हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिजनों को केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने कहा, यह समय राजनीति का नहीं बल्कि संवेदनशीलता दिखाने का है। गोवा कांड को लेकर झारखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। मंत्री ने कहा कि पीएम पूरे देश के हैं, सिर्फ एक राज्य के नहीं, इसीलिए केंद्र सरकार को इस घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। डॉक्टर अंसारी ने मांग रखी है कि गोवा हादसे में मारे गए हर व्यक्ति के परिजनों को केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं, संवेदनशीलता दिखाने का है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि किसी भी आरोपी या किसी भी बदमाश के ऊपर इनाम प्रशासन या शासन द्वारा रखा जाता है, परंतु बुलंदशहर में एक ऐसा मामला सामने आया है कि अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी के आरोपी को पकड़वाने के लिए एक पीड़ित ने उसकी जानकारी या उसकी पहचान बताने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम तक उस पर घोषित कर डाला। इस संदर्भ में थाना साइबर सेल प्रभारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जो व्यक्ति आरोपी की पहचान बताएगा या उसकी जानकारी देगा, उसकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। बुलंदशहर में साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। ठगी से परेशान एक पीड़ित ने खुद आगे आकर साइबर ठग की पहचान बताने वाले को 2.5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पीड़ित ने ये घोषणा बुलंदशहर साइबर सेल प्रभारी राम खिलाड़ी यादव की मौजूदगी में की। पीड़ित ने ठग का वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि जिसकी भी सूचना मिलेगी उसका नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। फरीदकोट के सुखनवाला गांव में गुरविंदर सिंह हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये जानकारी मिली है कि गुरविंदर सिंह की हत्या न सिर्फ गला दबाकर बल्कि उसको जहर देकर भी की गई थी। जानकारी अनुसार उक्त हत्या गुरविंदर सिंह की ही पत्नी रुपिंदर कौर और उसके आशिक हरकंवल सिंह ने की थी, जिसमें गुरविंदर सिंह को पहले रुपिंदर कौर के जरिए जहर दिया गया, मगर जब वह असफल रहे तो गुरविंदर सिंह को दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी तब तक हत्या की जब तक उसके सांस तक नहीं रुक गए। फरीदकोट के सुखनवाला गांव में हुए गुरविंदर हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक गुरविंदर सिंह की हत्या सिर्फ गला दबाकर ही नहीं बल्कि उसे जहर देकर भी की गई थी। जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश में पीड़ित की पत्नी रुपिंदर कौर और उसके आशिक हरकंवल सिंह दोनों शामिल थे। पत्नी ने गुरविंदर के बाजू पकड़े जबकि हरकंवल ने बाजू में गला लपेटकर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार गुरविंदर के सांस बंद होने से मौत हुई। उसके शरीर पर 10 से 12 चोटों के निशान भी मिले हैं, जो संघर्ष और हमले की पुष्टि करते हैं। सूरत
के पांडेसरा में लूम्स इंडस्ट्रीज में कारीगरों को बवाल देखने को मिला। आज सुबह पांडेसरा विस्तार में आई लूम्स कंपनी में कारीगरों द्वारा 4 से 5 कंपनियों में पावर कट कर दिया गया और जो आमदारों है, जो कारीगर है, उनके 5 से 10 पैसे कारीगरी का पैसा बढ़ाने के लिए ये विरोध किया गया था। स्थानीय जब जानकारी मालिकों को मिली, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है। पुलिस आगे इसमें तपास कर रही है। सूरत के पांडेसरा इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोमवार सुबह पावर लूम कारखानों में जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां टेक्सटाइल वर्कर्स ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर कई यूनिट्स में उत्पादन ठप कर दिया। सुबह गुस्साए कारीगर 5 से 7 पावर लूम यूनिट में घुस गए और इलेक्ट्रिक मेन स्विच बंद कर दिए। उनकी मांग है कि प्रति मीटर कपड़े पर 5 से 10 पैसे मजदूरी बढ़ाई जाए। पूरा घटनाक्रम फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गया है। झांसी के जनपद मोड़ थाना अंतर्गत बमरौली ग्राम की एक महिला डिलीवरी के लिए महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात लगभग 11 बजे वह बाथरूम गई और वहां पर उसकी डिलीवरी हो गई। नर्सिंग स्टाफ द्वारा बताया गया कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन जब दोबारा परिजनों ने पूछताछ की तो स्टाफ का कहना था कि लड़का नहीं, उनको लड़की हुई है। इस बात को लेकर मेडिकल कॉलेज में दिन भर घमासान मचा रहा। यूपी के झांसी से एक गंभीर लापरवाही और बच्चे की अदला बदली का आरोप सामने आया है। मोठ थाना क्षेत्र की 24 वर्षीय रीता को प्रसव पीड़ा होने पर 5 दिसंबर को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। पति रोहित का आरोप है कि 6 दिसंबर की रात करीब 11:15 पर उनकी पत्नी प्रसूता वार्ड के बाथरूम में गई, जहां उसकी डिलीवरी हो गई। रोहित के अनुसार बच्चे का सिर पॉट में फंस गया था, जिसे उसकी पत्नी ने खुद निकाला। इसी दौरान नर्स पहुंची और रोहित को चाय लेने के लिए बाहर भेज दिया गया। रोहित का दावा है कि पहले नर्सों ने उसे बताया कि लड़का पैदा हुआ है, जिस पर वो निश्चित होकर बाहर चला गया। लेकिन बाद में जब बच्चे को ऑक्सीजन में रखकर वार्ड में लाया गया तो अचानक कहा गया कि लड़की हुई है। रोहित का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने उसका बच्चा बदल दिया है और उसका बेटा किसी दूसरी महिला को दे दिया गया। जनपद बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। कैदी को चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर मंडल कारागार में बंद किया गया था। पैर में चोट लगने के चलते इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। फरार कैदी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। वहीं विशेष टीमें गठित की गई हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से इलाज के दौरान एक विचाराधीन कैदी पुलिस की निगरानी से फरार हो गया। कैदी चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था और पैर में चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। जानकारी के मुताबिक कैदी का इलाज चल रहा था और 2 पुलिसकर्मी उसकी निगरानी में लगाए गए थे, लेकिन इलाज के दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये घटना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की बताई जा रही है। गोवा नाइट क्लब हादसे में झारखंड के 3 लोग भी मारे गए। नम आंखों से झारखंड ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और दुख जताया। इसके साथ ही झारखंड सरकार भी सतर्क और सचेत हो गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने साफ तौर पर कहा कि 1 हफ्ता के अंदर में फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था की जाएगी। गोवा के नाइट क्लब में गैस सिलेंडर फटने से झारखंड के 3 युवकों की मौत के बाद आज सुबह सभी शव रांची एयरपोर्ट लाए गए। एयरपोर्ट पर राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने परिजनों के साथ मिलकर तीनों मृतकों को श्रद्धांजलि दी। मृतकों में लापोंग प्रखंड के फतेहपुर गांव के 2 सगे भाई प्रदीप महतो और विनोद महतो, साथ ही खुंटी कर्रा के मोहित मुंडा शामिल हैं। एयरपोर्ट से शवों को उनके पैतृक गांव ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। नम आंखों से लोगों ने तीनों युवकों को विदाई दी। जेवर एयरपोर्ट का इंतजार कर रहे लोगों को अब थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि डीजीसीए ने
एयरड्रोम जो लाइसेंस है वो नहीं दिया अभी तक, जिसको लेकर जो उद्घाटन की जो प्रक्रिया में अभी कुछ लेट होगा, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो इवेंट कंपनी है उन्होंने जो है अपने कार्यक्रम जो होने वाला था उस पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी कोई ऐसी डेट नहीं दी गई थी जिससे कि उद्घाटन हो। साथ ही इसको लेकर बताया जा रहा है कि अभी जो है तैयारियां पूरी नहीं है एयरपोर्ट की तरफ से, जिसको देखते हुए डीजीसीए ने एयरड्रोम लाइसेंस जो अभी तक नहीं दिया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब एयरपोर्ट का उद्घाटन जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। ये फैसला डीजीसीए यानी कि नागरिक विमान महानिदेशालय द्वारा एरोड्रम लाइसेंस जारी न करने के कारण लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक बकास की टीम द्वारा की गई टेक्निकल और सेफ्टी जांच में कुछ कमियां पाई गई हैं। इसी आधार पर डीजीसीए ने फिलहाल एयरपोर्ट को संचालन की अनुमति देने से मना कर दिया। इस कारण प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली की तैयारियों पर भी रोक लगा दी गई है। वाहन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा इलाके के डीआरएम कॉन्वेंट स्कूल परिसर में खड़ी स्कूली वाहन में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने से की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फिलहाल इससे कोई हताहत नहीं हुई है। यूपी के प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। डीआरएम कॉन्वेंट स्कूल के परिसर में खड़ी स्कूल वाहन मैजिक में आग लग गई। घटना सोमवार दोपहर लगभग 1 बजे घटी। जानकारी के अनुसार स्कूल वाहन मैजिक बच्चों को छोड़ने के बाद स्कूल के कैंपस में खड़ी की गई थी। कुछ ही देर बाद वाहन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और गाड़ी धू-धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि आग लगने के समय अधिकांश बच्चे क्लास के अंदर थे, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने से स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। स्टाफ और कुछ बच्चों ने बाल्टी से पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया है, जिसके बैग से 13 किलो नशीला पदार्थ बरामद किया है, जिसकी कीमत 10.5 करोड़ रुपए है। ये यात्री बैंकॉक से दिल्ली लौटा था। शक होने पर जब इसकी बैग की तलाशी ली गई तो उसमें नशीला पदार्थ बरामद किया है। फिलहाल कस्टम विभाग ने यात्री को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि ये काम में कब से लिप्त था और कौन कौन साथी इसमें शामिल है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। कस्टम अधिकारियों ने एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया, जिसके बैग से 13 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ। इसकी कीमत लगभग 10.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यात्री बैंकॉक से फ्लाइट AI 2303 से 7 दिसंबर को दिल्ली आया था। कस्टम अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग के आधार पर उसे ग्रीन चैनल पर रोककर एक्सरे जांच की। जांच में यात्री के ट्रॉली बैग से 13 पॉलीथीन पाउच मिले, जिनमें हरा रंग का NDPS पदार्थ था। कुल वजन 13 किलो से ज्यादा था। कस्टम ने यात्री को NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कस्टम विभाग ने कहा कि ड्रग तस्करी को रोकने के लिए ऐसी प्रोफाइलिंग और जांच प्रक्रिया और भी सख्त किए जाएंगे। इसी में दिल दहला देने वाली एक घटना ऐसी सामने आई है। एक 14 वर्षीय लड़का युवराज, जो कि गणेश मूर्ति विसर्जन करने झांसी में बने लक्ष्मी तालाब में गया था, वहां पैर फिसलकर उसकी मौत हो गई और वो काल के गाल में समा गया। उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गुदरी मोहल्ले के 14 वर्षीय युवराज की मौत का हादसा सामने आया है। गणेश विसर्जन के दौरान दोस्तों की जान बचाते हुए खुद युवराज पानी में डूब गया। युवराज, जो ओम किड्स स्कूल का छात्र था और मोहल्ले में यूवी के नाम से जाना जाता था, रविवार शाम भगवान गणेश की मूर्ति लेकर दोस्त शुभ अग्रवाल के साथ लक्ष्मी तालाब गया। फिसलन वाले घाट पर जब शुभ का पैर फिसला तो वो पानी में डूबने लगा। तब युवराज ने बिना देर किए दोस्त की मदद के लिए खुद गोता लगाया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इसी कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचे और उन्होंने वंदे मातरम गीत को लेकर एक कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, वंदे मातरम गीत अगर भारत में नहीं गाया जाएगा तो क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गाया जाएगा? क्या पाकिस्तान में इस तरह के गीत गाए जाते हैं? वही ओवैसी को लेकर उन्होंने एक तल्ख टिप्पणी की और ओवैसी को उन्होंने हिंदू
ब्राह्मण बताया। यूपी के गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने वंदे मातरम के विरोध और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की पहचान है और इसका विरोध अफगानिस्तान या पाकिस्तान में नहीं किया जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाकर देश का ध्यान भटकाती है। उन्होंने वंदे मातरम को स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का आधार बताया और कहा कि इस लड़ाई में बड़ी संख्या में मुस्लिम भी शामिल थे। पूर्व सांसद ने कांग्रेस और विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी या विपक्ष किसी की जनभावना का ठेकेदार नहीं है और कांग्रेस 75 साल बाद भी सुधर नहीं रही। इस दौरान उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर भी टिप्पणी की और बताया कि ओवैसी की पूर्वज हिंदू ब्राह्मण कुल में थे। मामला संगरूर से दिल दहलाने वाला सामने आ रहा है, जहां एक दोस्त द्वारा अपने दोस्त का ही कत्ल कर दिया गया। तो वहीं परिवार द्वारा दोष लगाए गए कि पुलिस द्वारा सही ढंग से कार्रवाई जो नहीं की गई। तो वही पुलिस द्वारा भी बताया गया कि जो परिवार ने पहले बयान दिए थे उसके आधार पर एक को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज परिवार द्वारा बयान नहीं दिए गए हैं और उस पर भी जल्दी कार्रवाई है जो की जाएगी। पंजाब के संगरूर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार का कहना है कि हत्या में एक और आरोपी शामिल है। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय अजय अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा था। बहस के बाद आरोपी ने उसे ईंट से मारकर हत्या कर दी। मृतक का परिवार आज अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहा है। जब तक बाकी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, पुलिस ने बताया कि परिवार के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज परिवार ने मामले में और बयान दर्ज कराए हैं, जिससे जांच आगे बढ़ेगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।